नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मोदी विरोधी सेना ने वनडे कैंप लगाया है। गेम प्लान बनाने के लिए लालू यादव और ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ये पहुंचने वाले हैं। मेजबान उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं और मेहमानों की पूरी लिस्ट हमारे पास है। टोटल 62 नेता एक दिन तक एक होटल में रुकेंगे। ये सोच रहे हैं कि एक दिन में ये नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला ढूंढेंगे। आपको पहले ही कुछ बातें हम बताते हैं जो 48 घंटे बाद मुंबई की मीटिंग के बाद आपको पता चलेंगी। फिलहाल ना राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा, ना अरविंद केजरीवाल को, ना नीतीश कुमार के संयोजक बनने की संभावना दिख रही है, ना ममता बनर्जी की। मोदी विरोधी मोर्चा एक लोगो लॉन्च करेगा, फिर मोदी विरोधी लोगों को अलग अलग कमेटी में बांटा जाएगा और फिर आखिर में कहा जाएगा मिलेंगे लखनऊ या कोलकाता में। अब ये बातें तो कैमरे पर आ ही जानी है। जो बातें कैमरे पर खुलकर नहीं बताई जाएंगी वो हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? राहुल गांधी के दिमाग में कौन सा कैलकुलेशन चल रहा है? ममता बनर्जी कौन सी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है? क्या केजरीवाल खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? लालू यादव किसे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहते हैं? नीतीश कुमार चुपचाप पर्दे के पीछे से क्या खेला करना चाहते हैं? शरद पवार 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? पोस्टर्स लग चुके हैं। मोदी के सारे सियासी दुश्मनों का स्वागत है वाले टेक्स्ट फिट हो चुके हैं। मुंबई के इस हयात होटल में मोदी के 26 कट्टर विरोधी फिर मिलेंगे। अब की बार वो कौन सी नई खिचड़ी पकाएंगे? मीटिंग शुरू होने से पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या होने वाला है? लालू पहुंचे तो क्या सोचकर पहुंचे हैं? महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला मुंबई में क्या हो हल्ला करेंगे? राहुल, ममता, केजरीवाल, अखिलेश कौन सी मोदी विरोधी स्क्रिप्ट लेकर अब की बार कलेश करेंगे? मीटिंग से पहले उद्धव ने सबको डिनर पर बुलाया है। क्या सोचकर यह प्लान बनाया है? अब की बार कौन सी मसालेदार डिश बनवाई है? मोदी के खिलाफ कौन सी नई विश मांगी है? मीटिंग से ठीक पहले इंडिया बनाम एनडीए की यह फाइट अब काफी इंटेंस हो गई है। कांग्रेस ने ऑफिशियल लाइन ले ली है। अभी से 24 वाली जीत डिक्लेयर कर दी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो भले ही इंडिया की रट लगाएं, कांग्रेस भले ही दिल मांगे इंडिया वाला माहौल बनाए, सच तो यह है कि कांग्रेस ने जो मोदी को हटाने के नाम पर बना, मगर फिलहाल तो स्थिति यह है कि ये खुद ही एक दूसरे से पीएम की रेस में आगे निकलना चाहते हैं। इंडिया गुट की मीटिंग से ठीक पहले 4 नए पीएम दावेदारों की पार्टियों ने अपना अपना दावा ठोक दिया। यानी इधर अकेले मोदी हैं, उधर पीएम की रेस में राहुल हैं, केजरीवाल हैं, अखिलेश हैं, उद्धव ठाकरे हैं। हम तो खुश होंगे अगर खड़गे जी, राहुल जी कन्वीनर होंगे, हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुश होगा कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। हम तो हर तरीके से शिवसेना बहुत स्पष्ट है और उद्धव साहब सबसे ज़्यादा स्पष्ट हैं कि इस समय देश के प्रजातंत्र को और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहे हैं। उनके जिस तरीके से उनकी सरकार को गिराया गया, महाराष्ट्र की जनता ने क्या पूरे देश की
जनता ने उनका साथ दिया है। तो हम कार्यकर्ता होने के नाते और जिस तरीके से हम उनकी संवेदनशीलता देख रहे हैं, उनकी भागीदारी देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले, प्रधानमंत्री के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है। तो हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद पर पहुंचे जिस पद पर होना हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात होगी। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बहुत ही काबिल नेतृत्व हैं, तो हर पार्टी के लिए गर्व की बात होगी। और गठबंधन के सभी साथी उन पर बहुत विश्वास भी करते हैं। प्रियंका जी को कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूँगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का। अलग अलग पार्टियां अलग अलग पीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर रही हैं। ये अनजाने में नहीं बोला गया है, जानबूझकर अखिलेश, उद्धव, राहुल और केजरीवाल का नाम पीएम के लिए फ्लोट किया गया है ताकि राउंड 3 की मीटिंग में एक को दूसरे से पावरफुल दिखाया जा सके। यानी मोदी के 26 विरोधी चले तो थे अपना कुनबा मजबूत करने, मगर फिलहाल तो उन्हीं के खेमे में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। ऊपर से एक बड़ा झटका बीएसपी चीफ मायावती ने दे डाला। मायावती ने बड़ी बात कह दी, क्लियर कर दिया कि वो इस गुट के साथ नहीं जाएंगी। इंडिया गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके लिए मायावती ने जो एक बड़ी वजह बताई है वो है बीएसपी से निकाले गए इमरान मसूद। ये वही इमरान मसूद हैं जो पहले कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए, फिर बहुजन समाज पार्टी में गए। इनके दल जरूर बदले, लेकिन राहुल और प्रियंका के लिए इनका दिल नहीं बदला। वो बीएसपी में रहकर भी कांग्रेस के ही गीत गाते रहे। देखिए, जो अच्छे हैं उनकी तारीफ ही की जाएगी। वो अच्छे हैं तो उनकी तारीफ करूंगा और हमेशा करूंगा। कहीं भी रहूं राजनीति के अंदर हमेशा करूंगा। तो क्या कांग्रेस में जा रहे हैं इमरान साहब? इसमें मैंने जाने की बात कहाँ की? मैं जब समाजवादी में आया था मैंने क्या तब बुराई की थी? मैंने तब भी तारीफ की थी। हमेशा कहा कि कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया। कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के लिए मैंने हमेशा अच्छे, क्योंकि मेरा समय उनके साथ जो गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा, उसी को मैंने बताने का काम किया। तो मैंने बुराई कब की थी? तो मैं हमेशा तारीफ करता हूँ और करता रहूँगा। कांग्रेस का एहसान मुझ पर है, राहुल गांधी का मुझ पर एहसान है, और मैं एहसान फरामोश आदमी नहीं, मानता रहूँगा ज़िंदगी भर। उसमें कौन बात हो गई, उसमें मानता रहूँगा मैं। बाबा साहब के संविधान के ऊपर अभी संकट है और इस संकट को दूर करने के लिए सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और हमें निर्णय ऐसे करने चाहिए जो हम लोग सत्ता परिवर्तन कराने के नज़दीक पहुंच सकें। उस सूरत में बिल्कुल साफ लाइन जो देश में दिखाई दे रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने राहुल जी का नाम लिया था। अगर ये अनुशासनहीनता है तो मैंने समझ में आता। मैंने मिशन मूवमेंट को बचाने की बात की, मैंने पार्टी को बचाने की बात की। बहन जी ने आशीर्वाद दिया, बहन जी ने मुझे कहा कि तुम काम करो, और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैं पार्टी के वोट को 4-4 गुना तक ले गया। तो फिर उसके बाद भी अगर ये कहें कि मैंने गलत काम किया तो मुझे समझ में नहीं आता क्या गलत काम किया। ये वही इमरान मसूद हैं जो राहुल के खासम खास हुआ करते थे, खूब फोटो खिंचवाया करते थे। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने कभी कहा था कि वो मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, और जब उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया था उस वक्त वो कांग्रेस में थे। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे छोटी। बीएसपी से निकाले जाने के बाद अब एक बार फिर मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी देने वाले इमरान मसूद कांग्रेस के खेमे में घर वापसी करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका वेलकम करने के लिए कांग्रेस पार्टी बेचैन है। हिंट खुद कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। इमरान मसूद कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी साख थी। वो हमारे राष्ट्रीय सचिव थे, दिल्ली के प्रभारी इंचार्ज थे, और काम बहुत उनका काम कांग्रेस पार्टी ने उनको बड़ा सम्मान दिया, स्थान दिया। पर उन्होंने बहुत एक बड़ी गलती की जो दूसरे दल में उनको नहीं जाना चाहिए था, कांग्रेस साथ रहना चाहिए था। अब बाकी निर्णय पार्टी तय करेगी, पार्टी किस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उस पर वो निर्णय। कांग्रेस में थे पहले, बहुत दिन थे, तो अब वो उनको अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गिरीश जी उसमें, क्योंकि कांग्रेस से गए हैं। उसमें हम लोग अपनी बात इसलिए नहीं कर सकते कि उसमें ये कांग्रेस छोड़कर गए हैं तो कुछ ऐसी हमारी ऐसी चीज़ें तय हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर जो गया है उसके लिए अगर कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो उसको राष्ट्रीय जो टीम है, कमेटी है, वो उसको तय करेगी। इन सब के बीच मोदी क्या कर रहे हैं, किस प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, डिटेल्स थोड़ी देर में देंगे।
मगर उससे पहले आपको यह जरूर बता दें कि बीजेपी मोदी का टर्मिनेटर लुक लॉन्च कर चुकी है। 2024 में आई विल बी बैक वाला पोस्टर छपवा चुकी है, वायरल करा चुकी है। मोदी को हराया नहीं जा सकता, टर्मिनेटर ही अल्टीमेट विनर है, बीजेपी ये तक फैलाने लगी है। जवाब में कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए टीका टिप्पणी करने लगा है। सुप्रिया श्रीनेत की भाषा देख लीजिए, मोदी के खिलाफ हर लाइन में जहर भर भर के उमड़ रहा है। मोदी तो राहुल से डरते हैं, राहुल राहुल ही करते हैं, कांग्रेस ये तक कह रही है। एनडीए पर इंडिया हावी है, कांग्रेस की टाइमलाइन पर ऐसे पोस्टर्स अभी से घूमने लगे हैं। बुधवार को कांग्रेस ने नफरत की आग बुझाने वाला पोस्टर जारी किया। इंडिया वर्सेस एनडीए वाला एक सोशल मीडिया एनालिसिस किया। मगर जब राहुल कैमरे पर आए तो मोदी विरोधी गठबंधन नहीं, गैस सिलेंडर नहीं, वो सीधे चीन पर पहुंच गए। वही पुराना टेप रिकॉर्डर ऑन करके बैठ गए। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। इधर राहुल ने दिल्ली में यह बयान दिया, उधर मुंबई में इंडिया गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही चीन वाला बीन बजने लगा। इंडिया गुट ही चीन को मार भगाएगा, यही ढोल बजने लगा। चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। कांग्रेस का इकोसिस्टम द पावर ऑफ इंडिया दिखा रहा है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे वाला पोस्टर वायरल करा रहा है। और यह सारा तामझाम 24 में सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए हो रहा है, क्योंकि पता तो मोदी विरोधी मोर्चे को भी है, मोदी को अकेले तो हराया नहीं जा सकता। हां, अगर सारे इकट्ठे हो गए तो टक्कर जरूर दी जा सकती है। इसीलिए अभी से एक एक वोट का गुणा भाग होने लगा है। सभी राजनीतिक दल, आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे, उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में। और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ, और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे की मेहमान नवाजी में इंडिया गुट के बैनर तले जितनी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है मोदी को 24 में हराना, फिर चाहे मोदी की लीडरशिप में देश कितनी भी प्रगति क्यों न करे। उदाहरण के तौर पर उद्धव ठाकरे को ही ले लीजिए, उन्होंने एक तरह से यह बात स्वीकार कर ली है कि मोदी देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिद है कि उन्हें मोदी से आजादी चाहिए, फिर चाहे इसके चक्कर में हिंदुस्तान 14 से पहले वाला भारत ही क्यों न बन जाए। चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। इस बीच इंडिया गुट के बैनर तले कांग्रेस ने बुधवार को एक पोस्टर और जारी किया, और उसमें महंगाई वाला टेक्स्ट फिट किया। इसकी भी एक पृष्ठभूमि है, क्योंकि मोदी ने 33 करोड़ लोगों को राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की।
लेकिन हर बात में मोदी को कोसने वाला इकोसिस्टम ये टेप बजाने लगा कि इंडिया गुट की बढ़ती ताकत से मोदी डर गए, इसलिए कीमतों में कटौती की। यानी कटौती मोदी सरकार ने की, क्रेडिट लेने मोदी हटाओ मोर्चा आ गया। इतना ही नहीं, ये तक ढोल बजाया गया कि ये देखो 14 साल पहले सिलेंडर कितना सस्ता था, मोदी ने कोई चमत्कार नहीं कर दिया। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गॅस पर है, सरकारच गॅसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती? पण या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। इंडिया गुट के दावों के उलट सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जनवरी 2014 में दिल्ली में नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए थी, जबकि आज की तारीख में कीमत 902 रुपए के आसपास है। ये देखिए प्राइस लिस्ट और तुलना कीजिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार की। एक और बात, एलपीजी को भारत में 1950 के दशक में लाया गया, लेकिन अप्रैल 2014 तक सिर्फ 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा सके। यानी 1 अप्रैल 2014 तक 55% आबादी के पास क्लीन कुकिंग गैस की सुविधा तक नहीं थी। मोदी सरकार ने एलपीजी कवरेज बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2023 तक भारत में एलपीजी कवरेज 105% से ज्यादा हो गया। देश में जो 14 किलो का सिलेंडर है उसके दाम 200 रुपये कम कर दिए हैं। इसका देश भर में स्वागत हो रहा है और मैं समझता हूँ हमारी महिलाओं को ही नहीं, सब गरीब परिवारों को, खास करके जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं, हमारे बहन भाई, उनको और भी इससे रिलीफ मिलेगा। और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ ये यात्रा कहाँ शुरू हुई और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। मैं 2014 की आपको याद करवाना चाहता हूँ। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 में, उसमें अगर आप मेरे दफ्तर आए, शास्त्री भवन एक बोर्ड लगा है कि कौन थे उस समय ऑयल मंत्री, तो एक वीरप्पा मोइली जी थे, उस समय ऑयल मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। उन्होंने 13 सितंबर, मुझे याद है, मैं डेट चेक करता हूँ जी, नहीं 1 सितंबर 2013। क्यों मैं 1 सितंबर बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 10 साल पुरानी बात हो जाएगी कल। और हमारी टीम ने जब रिसर्च की, उन्होंने एक इंटरव्यू दी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो एक कदम पे सोच कर रहे हैं कि शाम को 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक पेट्रोल पंप सारे बंद करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा था। भाई साहब, ये है 10 साल पुरानी बात। जब मोदी जी ने दायित्व संभाला मई 2014 में, उस समय 45% हमारे नागरिक ऐसे थे, हमारी बहनें ऐसी थी जिनको गैस सिलेंडर मिलता नहीं था, जो ब्लैक में मिलता था। अभी बीजेपी की सरकार आई 2014 में, जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं, उनको निकलवाया क्रीमी लेयर को, और 45% ऐसे लोग थे जिनको सिलेंडर था ही नहीं। 14 करोड़ कनेक्शन थे 2014 में, वो चलते चलते आज 32 करोड़ तक पहुंच गए। तो अब 100% हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा भाई बहन कहीं भी रह रहे हो, हाँ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पाइप नेचुरल गैस आ गई है जो और भी सस्ती है, वो भी 25 लाख थे कनेक्शन, अब 1.25 करोड़ तक पहुंच गए हैं। पर खुशी की बात यह है अब एलपीजी सिलेंडर के लिए कोई मारापीटी नहीं करनी पड़ती, किसी को घूस नहीं देनी पड़ती, किसी के यहाँ कोई जो ट्रांसपोर्टर है उसको पटा के ये उसका डिलीवर मत कर, मेरे यहाँ दे दे, कोई ऐसी चीज नहीं है। एलपीजी सिलेंडर आप जितने चाहें अवेलेबल हैं। विरोधी महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और ये बात सही भी है।
देश में महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है, सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती है और न ही अपना पल्ला झाड़ सकती है। अप्रैल 2021 से ही भारत में महंगाई दर 6% के हिसाब से बढ़ी है। जुलाई 2023 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.4% हो गया। इससे पहले सितंबर 2019 में भारत में महंगाई दर 4% या उससे कम पर थी। यानी इस पैमाने पर मोदी सरकार को मेहनत करनी है। कमोबेश यही हालात पूरी दुनिया के हैं। मसलन ब्रिटेन का टारगेट 2% था, मगर वहां औसत महंगाई दर 2023 में करीब 9% है। अमेरिका का टारगेट 2% था, मगर वहां भी औसतन महंगाई दर 5% के आसपास है। आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, महंगाई से हर मुल्क परेशान है। लेकिन चूंकि मोदी को नीचा दिखाना है, प्रधानमंत्री को कमजोर बताना है, इसलिए हर मोर्चे में विरोधी पॉलिटिकल लाइन लेंथ लेकर बैठ जाते हैं। फिर चाहे सब्सिडी के 400 रुपए मोदी दें, लेकिन दोषी मोदी को ही बताते हैं। मोदी सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पाएगी। अभी जो शुरुआत हुई है, शिवराज सिंह जी ने भी 450 कर दिए। तो ये हमारा जो कदम है, हमारा कदम प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव कदम है। और ये कदम एक नहीं उठाए गए। कोविड के अंदर भी मुझे गर्व कहते हुए कि जो एसओपी हमारी बनती थी गृह मंत्रालय से, वही करीब करीब जो है भारत सरकार दूसरे दिन फॉलो करती थी। ये तो आप सब गवाह हैं इस बात के। तो पहले अकाल सूखे की बात होती थी राजस्थान को लेकर के, अब हर योजना को लेकर के, हमारी तरक्की को लेकर के, हमारी गुड गवर्नेंस को लेकर के कई पैरामीटर नंबर 1 है। महंगाई 14 में भी थी, आज भी है, लेकिन विडंबना देखिए, मुंबई में बैठकर कौन महंगाई पर मोदी को लेक्चर दे रहा है। जिस होटल में इंडिया की मीटिंग होने वाली है, वहां 345 रुपए प्लस टैक्स की वाटर बॉटल, 550 रुपए प्लस टैक्स की चाय और कॉफी, 1440 रुपए प्लस टैक्स का सलाद, 1560 रुपए प्लस टैक्स की दाल मखनी, 1325 रुपए प्लस टैक्स की सब्जी, 400 प्लस टैक्स की रोटी, 16,000 रुपए प्लस टैक्स का रूम टैरिफ। इंडिया गुट के नेता इसी होटल में ठहरेंगे, महंगा खाना खाएंगे और महंगाई पर मोदी को कोसेंगे। वो मोदी से पूछेंगे 150 रुपए की दाल क्यों है, लेकिन खुद 1560 रुपए की दाल मखनी खाएंगे। वो मोदी से पूछेंगे टमाटर इतना महंगा क्यों है, लेकिन खुद 1350 रुपए का सलाद खाएंगे। इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। अरे बढ़ाया कितना? बढ़ाया 800, कमती किया 200। ऐसा लगता है कभी कोई दुकान में जाओ तो पहले बोलेगा इसका भाव इतना है, उसका बाद आप सबको पूछो ये थोड़े 100 रुपया कम करो, 50 रुपया कम करो, तो 25 रुपया कम करते हैं। पहले बढ़ा देता है और चुनाव का टाइम में कमती करता है थोड़ा से, लेकिन एक गैस का दाम 800-900 भी जाएगा तो कैसे एक परिवार चलेगा। टारगेट मोदी है, एजेंडा मोदी को हटाने का है, इसीलिए कभी कोई तो कभी कोई कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। रही बात पीएम पद के दावेदार की, तो उस पर अभी से माथापच्ची शुरू हो चुकी है। अलग अलग पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं और इंडिया गुट के लीडर्स कैमरे पर दूसरी ही कहानी परोस रहे हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं। हमने ऐसा कोई बात किसी का बारे में नहीं कहा, बिकॉज वी ऑल आर द सेम एंड वी आर द मेंबर ऑफ दिस इंडिया फैमिली, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया फैमिली एंड सो वी वांट टू सेव आवर कंट्री। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है, हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाए, देश को बचाए। अब आप खुद सोचिए, जो खुद कंफ्यूज हैं वो मोदी से क्या लड़ेंगे? वो बस मीटिंग्स ही करते रहेंगे। आज सुपरमून का दिन है। इस वक्त चंद्रयान 3 का रोवर चांद की स्टडी कर रहा है और इसरो के वैज्ञानिक चांद के साथ साथ अब सूरज की तरफ भी देख रहे हैं।
अब सिर्फ 64 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब श्रीहरिकोटा से भारत का सूर्ययान लॉन्च होगा। एक बार फिर से पूरे देश की निगाहें श्रीहरिकोटा की तरफ लगी हैं, जहां से गुड न्यूज आई है कि भारत के आदित्य L1 मिशन की रिहर्सल सक्सेसफुल रही है, यानी सब कुछ ठीक है। अब बस 2 सितंबर को सुबह 11:50 का इंतजार किया जा रहा है। सूरज की स्टडी के लिए यह भारत का पहला मिशन होगा। इससे होगा क्या, ये तो सवाल है ही, लेकिन सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर भारत का सूर्ययान सूरज के इतने नजदीक जाकर गलेगा क्यों नहीं, क्योंकि सूरज के आसपास तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। आखिर भारत का आदित्य L1 मिशन सूरज के कितनी नजदीक जा सकता है? क्या इससे पहले दुनिया के किसी देश ने भी सूरज पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है? और अगर भेजा है तो फिर उसका क्या हुआ? कुल मिलाकर 2 सितंबर को भारत एक बार फिर से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला है। सूर्ययान की रिहर्सल से क्या रिपोर्ट आई है, जरा ये विस्तार से देखिए। 5, 4, 3, 2, 1. सिर्फ 64 घंटे का इंतजार, इसरो का नया चमत्कार। 2 सितंबर को होगा सूर्य नमस्कार। तेईस अगस्त को चांद पर कदम रखा भारी, अब 2 सितंबर को सूरज पर जाने की तैयारी। India has done it. India has made space history. India has become the first nation. Spacecraft Chandrayaan-3. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. This agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. India's lunar probe Chandrayaan-3 चांद फतह करके भारत ने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया। अब सूरज पर उतरकर दूसरी बार इंटरनेशनल हेडलाइन बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यह दुनिया को एक बार फिर से भारत की वैज्ञानिक शक्ति बताने का काउंटडाउन है। इसरो के YouTube पेज पर सूरज पर जाने वाले मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख साफ लिखी है, 2 सितंबर 2023। जगह है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। वक्त हम बता देते हैं, सुबह 11:50। वो समय जब सूरज पर जाने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। PSLV XL रॉकेट 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा। व्हीकल के इंटरनल चेक पूरे हो गए हैं। ये तस्वीरें खुद इसरो ने जारी की हैं, जिनमें दिख रहा है कि रॉकेट तैयार है, उसके अंदर का स्पेसक्राफ्ट तैयार है। बस अब इंतजार है तो लॉन्च का। पर सवाल यह है कि 4.5 अरब साल पुराने सूरज पर, जो कि इस धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जहां तापमान 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, वहां तक भारत का इसरो अपना मिशन कैसे भेजेगा? लेकिन उससे भी पहले यह समझिए कि सूरज पर मिशन भेजकर होगा क्या और भारत क्या हासिल करना चाहता है। सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक का स्टार है, इसलिए दूसरे स्टार्स के मुकाबले उसकी स्टडी की जा सकती है। सूरज की स्टडी के बाद हम अपनी आकाशगंगा के बाकी तारों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरी गैलेक्सी के स्टार्स के बारे में भी जानकारियां मिल सकती हैं। लेकिन सूरज वैसा नहीं है जैसा कि हम उसे पृथ्वी से देखते हैं। सूरज पूरे सोलर सिस्टम में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है। सूरज के तत्व सरफेस से बाहर निकलते हैं, लेकिन सूरज के आसपास वो उसकी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जमा रहते हैं। इन्हीं तत्वों से सूरज का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बनता है, जिसे कोरोना कहते हैं। इनमें से कुछ बहुत तेज
और गर्म सूरज के तत्व उसकी ग्रेविटी से बच निकलते हैं और अंतरिक्ष में एक सौर तूफान पैदा करते हैं। इन सौर तूफानों की स्पीड हजारों किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगर ये सौर तूफान पृथ्वी की ओर आए तो पृथ्वी के पास अंतरिक्ष पर्यावरण में कई तरह की गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। इनके कारण अंतरिक्ष यान, संचार प्रणालियों, सैटेलाइट्स, रेडियो सिग्नल्स और पावर ग्रिड्स में समस्या हो सकती है। पहले से सुधार करके ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। इसीलिए इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज के वायुमंडल से उठने वाले इन्हीं तूफानों का अध्ययन करने के लिए वहां जा रहा है। बेसिक ये VLC है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये सन को स्टडी नहीं करेगा बट सन का वायुमंडल स्टडी करेगा। उसका तापमान जो है तकरीबन मिलियन डिग्री है, 1 to 2 मिलियन डिग्री। तो परंतु ये क्लियर नहीं है कि सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है, सूर्य वायुमंडल का टेम्परेचर जो है मिलियन डिग्री है। जनरली इफ वी गो बाय लॉज ऑफ फिजिक्स के तरीके से सोचो तो जब हम हीट के सोर्स से दूर होते हैं तो गर्मी घटती जाती है। जैसे आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो दूर जाओ तो टेम्परेचर आपको गर्मी कम लगती है, परंतु यहाँ अब उल्टा हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है और वायुमंडल का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री है, 10 लाख डिग्री है। तो ये कैसे होता है? साइंटिस्ट अभी भी इस दुविधा में है, ये कैसे होता है। पर सवाल यह है कि अगर सूरज का बाहरी वायुमंडल 10 लाख डिग्री तक गर्म होता है तो इसरो का स्पेसक्राफ्ट वहां तक कैसे जाएगा? क्या उसे कोई नुकसान नहीं होगा? अब बहुत ध्यान से यह समझिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 सूरज की स्टडी के लिए भारत का पहला सोलर मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट हेलो ऑर्बिट में लैग्रेनियन पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी शून्य होती है। L1 बिंदु में इस पॉइंट में रहने पर कोई भी उपग्रह ना तो सूर्य की ओर खींचता है और ना ही पृथ्वी की ओर खींचता है। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन तक काम कर सकता है। इस ऑर्बिट से यह स्पेसक्राफ्ट सूरज को बिना सूर्य ग्रहण के भी लगातार देख पाएगा। इससे सूरज की गतिविधियों को लगातार देख पाने का मौका मिलेगा। तो यह जो मिशन है वो L1 पे भेजा जा रहा है। पहले तो ये समझना है कि जो भी लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं वहां पे यदि इसको सरल भाषा में कहें तो सूर्य और धरती का खिंचाव उस पॉइंट पर ऐसा हो जाता है कि वहां कोई आप छोटा स्मॉल बॉडी आप रखें तो न तो वह खींच के सूरज की तरफ जाएगा न तो धरती की तरफ आएगा, मतलब कि वह ऑलमोस्ट स्थिर रहेगा। थोड़ा बहुत उसके पथ में चेंज होगा, उसको हम थोड़ा बहुत कम फ्यूल को खर्च करके भी स्टेबल रख सकते हैं। पहला इसका फायदा ये है। और दूसरा है कि जब आप L1 पॉइंट पे रहेंगे तो सन को कंटिन्यूअसली बिना किसी अकल्टेशन के कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। मान लीजिए ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रहता तो कभी अर्थ के पीछे आ जाता और हम सन को कंटिन्यूअस मॉनिटर नहीं कर पाते। तो टेक्निकली देखा जाए तो L1 पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे इस सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ऑलमोस्ट इक्वल है। जो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो मोशन करेगा इन दोनों के साथ, और ये दोनों चूंकि बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत कम फ्यूल खर्च करके आप उस सैटेलाइट को L1 पॉइंट पे स्थिर रख सकते हैं। जिस पॉइंट पर यह आदित्य L1 मिशन रहेगा वो भले ही पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर हो, लेकिन यह सूरज से दूरी का सिर्फ 1% है। इस यात्रा को करने में इस मिशन को 127 दिनों का समय लगेगा। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं, नहीं तो वो कब के सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज के वायुमंडल यानी कोरोना के अध्ययन के लिए नासा भी 2018 में अपना स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है। नासा का स्पेसक्राफ्ट अभी भी लगातार सूरज की कक्षा के चक्कर लगा रहा है। वो 2025 तक सूरज की कुल 24 कक्षाओं से गुजरेगा। नासा का ये यान पार्कर सोलर प्रोब सूरज के कोरोना तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन भारत का स्पेसक्राफ्ट नासा के स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा बेहतर स्टडी करेगा। ये कैसे होगा ये भी समझिए।
नासा का स्पेसक्राफ्ट सूरज के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है, जहां से सौर तूफान बहुत तेज गति से निकलते हैं, जबकि भारत का स्पेसक्राफ्ट सूरज के अंदरूनी वायुमंडल का अध्ययन करेगा, जहां से इन सौर तूफानों की शुरुआत होती है। यानी भारत का आदित्य L1 मिशन इन सौर तूफानों की वजह जानने की कोशिश करेगा। सौर तूफान सूर्य से उठते हैं, तो यह तूफान एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ऐसे कुछ एनर्जेटिक प्रोसेस होते हैं कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा सन से अचानक कुछ मिनट में ही वहां से निकल जाते हैं और काफी तेज गति से निकलते हैं, जिसका एक्चुअली स्पीड का जब आप आकलन करें तो लगभग 200 किलोमीटर पर सेकंड से 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये वहां से चलते हैं। तो यह कोरोनोग्राफ जो है वह सन के वायुमंडल है, कोरोना है, उसको हमेशा ऑब्जर्व करेगा। लेकिन पहले के जो दूसरे कोरोनोग्राफ जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, वो सन के इस बाह्य वायुमंडल का आंतरिक हिस्सा इनर कोरोना को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जबकि इस कोरोनोग्राफ को इस ढंग से बनाया गया है कि यह कोरोना के उस आंतरिक हिस्से को भी ऑब्जर्व करे जहां से ये सौर तूफान उठना शुरू होते हैं। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से, इस VLC के ऑब्जर्वेशन से हम इस CME जो है किरीटी द्रव्यमान उत्सर्जन है सन से, उसका एक्चुअली इनिशिएशन प्रारंभिक चरण में हम उसकी गति का, द्रव्यमान का और दूसरे अन्य जो उसके पैरामीटर्स हैं जैसे तापमान है और मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा है, इन सब का आकलन हम इस कोरोनोग्राफ के जरिए कर सकते हैं और ये हमें मदद पहुंचाएगा कि हम सही इस तूफान का धरती पर पहुंचने का समय और यह कितना क्षमता से भूचुंबकीय हलचल पैदा कर सकता है, दोनों की इंफॉर्मेशन इस ऑब्जर्वेशन से हम निकाल सकते हैं। सूरज हमेशा से अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए रहस्य रहा है। सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक ही मिशन फेल हुआ है, एक आंशिक रूप से सफलता हासिल कर पाया था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर में हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिशन फ्लाई बाय है और दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था और अब भारत अपना मिशन भेज रहा है। इस मिशन की तैयारी करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत के इस मिशन पर लगे उपकरण अब तक के सारे मिशन से बेहतर हैं और इससे सूरज की स्टडी करने में ज्यादा आसानी होगी। दूसरे सैटेलाइट्स हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, USA ने किए हैं, UK ने किए हैं, यूरोप ने किए हैं। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो करते हैं लो रेजोल्यूशन करते हैं। लो रेजोल्यूशन मीन्स इन दी अल्ट्रावायलेट रेंज, सॉफ्ट एक्सरे रेंज, हार्ड एक्सरे रेंज। तो वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हमें जितनी कि हम इस विजिबल एमिशन लाइन से कर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।